Good evening, everyone. Hope you all are doing good. Chalo. So we were discussing the marathon session on RCC. मैराथन सेशन कर रहे थे आरसीसी के ऊपर. लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो कॉलम का चल रहा था. कॉलम की डिजाइनिंग आज हम स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. बेसिक अनाउंसमेंट्स आर देयर प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन. नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल ऑन योर सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन अवेल दिस ऑफर. आप इसको अवेल कर सकते हैं. देन 1 तारीख यानी आज से ही ब्रह्मास्त्र प्लस बैच लॉन्च हुआ है गेट 2023 के लिए. इसकी पहली क्लास मैंने ले ली है, सुबह ही हुई है. स्ट्रेटजी सेशन है. यू कैन अटेंड दिस क्लास. आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं. What are the USP of this Brahmastra batch? In this batch we'll be carrying out the daily doubt solving session. डेली प्रैक्टिस होगी थ्रू क्लास DPP. स्पेशल क्लास होगी ये, स्पेशल बैच है ये, जिसमें एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस है. प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी सेशंस विल बी देयर बाय अस. स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे आपको. नोट्स होगा सारा वेब के ऊपर. टेस्ट सीरीज होगी. पैरामाउंट 1111 होगा. इसका मतलब हमारे पास एक न्यू ऑफरिंग है. टॉप रेटेड क्वेश्चंस होंगे. कितने? 1111 क्वेश्चंस. देन सारे सब्जेक्ट की वर्कबुक मिल जाएगी आपको. गेट के PYQ सॉल्व कराए जाएंगे. स्ट्रक्चर्ड एंड शेड्यूल क्लासेस होंगी. कॉम्प्रिहेंसिव इन डेप्थ लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे आपको. फिर गेट 24 के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया था. फॉर गेट 24 अ बैच वाज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 22nd ऑफ सितंबर. इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने स्टार्ट करी थी. इन दिस वी स्टार्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दिस बैच आल्सो. आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं. देन गेट इज लेस देन 6 months अवे, सो यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन बाय गोइंग फॉर द आइकॉनिक एट अ मिनिमल कॉस्ट. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. कल मैंने आपको कोडल प्रोविजन सारे बता दिए थे कॉलम के. तो आज डिजाइनिंग में एंटर करना है हमें. टुडे वील एंटर इनटू द डिजाइनिंग. कोडल प्रोविजंस वर कंप्लीटेड. सो डिजाइनिंग स्पाइरल भी हो गया था. तो आज हम करेंगे बात कॉलम के डिजाइन की. सो इन दिस सेशन वी बी टॉकिंग अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द कॉलम. तो कॉलम के डिजाइन की बात करेंगे. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है ऑल द assumptions ऑफ limit state method of collapse for flexure are applicable for compression member also. पहले 5 assumption जो थे हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लैक्चर के एप्लीकेबल है कंप्रेशन मेंबर के लिए. अब पहले 5 assumption क्या थे वहाँ पे? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग. तो जो सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन है, बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा, यानी जो स्ट्रेन की वेरिएशन है वो लीनियर रहेगी. ये पहली assumption थी. दूसरी assumption क्या थी हमारी? दूसरी assumption ये थी कि हमारा जो कंक्रीट है टेंशन जोन में, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे. कंक्रीट इन द टेंशन जोन विल बी नेगलेक्टेड. ये दूसरी assumption थी हमारी. फिर एक assumption ये भी थी कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्ट्रेन कितनी लेके चलेंगे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्ट्रेन कितनी लेके चलेंगे इन फ्लेक्चर. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्ट्रेन इन फ्लेक्चर विल बी टेकन एज 0.0035. हम मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग स्ट्रेन की 0.0035 लेके चल देंगे. तो एक हमारी assumption ये भी निकल के आई थी. दिस वाज आल्सो वन ऑफ द assumption दैट वी टुक. अब इसके अलावा 2 assumption और है. अपार्ट फ्रॉम दिस 2 more assumptions were there. और 2 assumptions क्या थी हमारी? इसके अलावा 2 assumptions और लिए थे हमने. गायब सब. What all assumptions we have taken? ये 3 तो मैंने बता दिए हैं, 2 आपको मेंशन करनी है. 2 assumptions you have to mention. अगली assumption हमने ये थी कि आप रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंक्रीट के लिए कुछ भी मान सकते हो. सो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर कंक्रीट में बी अज्यूम टू बी एनी. कुछ भी रिलेशनशिप मान सकते हो जो हमारे रिजल्ट को वैलिडेट कर दे. ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, पैराबोलिक भी हो सकती है, या किसी और शेप की भी हो सकती है. इट मे बी ऑफ एनी अदर शेप. क्लियर है? फिर हमारी पांचवी assumption ये थी कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है स्टील का, वो हम मान के चलते हैं लीनियर अप टू दी वैल्यू ऑफ 0.002 प्लस 0.87 FI/ES. उसके बाद हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं. ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है स्टील का. तो ये पहली 5 assumption थी हमारी किसकी? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर की. वही 5 assumption यहाँ पर भी वैलिड है. तो वही 5 assumption हमारी यहाँ पर भी वैलिड है. दोस 5 assumptions आर वैलिड हियर आल्सो. तो पहला पॉइंट तो ये लिखा कि ऑल द assumptions ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर आर एप्लीकेबल फॉर कंप्रेशन मेंबर आल्सो. आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है
For axially loaded column, maximum compressive strain in all the fiber is limited to 0.002. अगर हमारा axially loaded column है, इसमें जो maximum compressive strain है सारे fibers में, ये कितनी लेके चलेंगे? 0.002 लेके चलेंगे. So to be taken as 0.002. Next, very important point of reference. ये बोल रहा है for column subjected to axial load with bending. Axial load भी और साथ में bending भी है. When the entire section is under compression, जब पूरे section में आपको compression मिल रही है, maximum value of the strain is limited to 0.0035 minus 0.75 compression strain of the least compressed fiber. तो ये एक नई assumption आई है यहाँ पे. तो अगर axially loaded column है, maximum compressive strain की value लेके चलेंगे 0.002. bending में लेके चलते हैं 0.0035. आपका axially loaded column है, साथ में bending भी है, तो maximum compressive strain कितनी लेके चलोगे? maximum compressive strain लेके चल दोगे 0.0035 minus 0.75 into compression strain of least compressed fiber. compression strain of least compressed fiber, जो भी आपका least compressed fiber है उसकी strain से आप multiply कर दोगे इसे. clear है चीज? तो ये तो आपके axially loaded column का strain diagram है. तो ये तो हमारे axially loaded column का strain diagram बन गया. so this is the strain diagram of your axially loaded column. then अगर हमारे पास axially loaded column है साथ में bending भी, अब strain diagram क्या है? this is our strain diagram. ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारे स्ट्रेन डायग्राम. तो 0.002 तो हमारा रेफरेंस था. लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में क्या मिल रहा है आपको? लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में आपको मिल रहा है, ये हमारी बेंडिंग भी है, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में आपको स्ट्रेन मिल रही है ई. तो लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में आपको स्ट्रेन मिल रही है ई, ये ई. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है 0.0035 माइनस 0.75 times of E. So 0.0035 minus 0.75 times of E. So strain in the least compressed fiber. तो ये हमारे assumptions चलते हैं कॉलम की डिजाइनिंग के अंदर. चलो अब मेरे को लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है. आई हैव टू कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम. तो जो आपने कॉलम के ऊपर लोड लगाया, इसको कौन कैरी करेगा या कौन बेयर करेगा? कंक्रीट बेयर करेगी और साथ में स्टील भी बेयर करेगी. तो हम बोलेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इज लोड कैरिड बाय द कॉलम और यू कैन से कंक्रीट प्लस लोड कैरिड बाय द स्टील. वो लोड जो कंक्रीट कैरी करेगा और वो लोड जो स्टील कैरी करेगा. लोड जो कंक्रीट कैरी करेगा इसको कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ द कंक्रीट. स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ द स्टील. एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन कैसे निकालोगे? ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया घटा दो. ये ग्रॉस एरिया में से, ये हमारी टोटल कॉलम की सेक्शन है और ये स्टील लगा हुआ है बीच पे, तो ये हमारा ग्रॉस एरिया है, ये हमारा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है और बचा हुआ एरिया किसका है? ये बचा हुआ एरिया हमारा कंक्रीट का है. तो ग्रॉस एरिया में से आपने एरिया ऑफ स्टील घटा दी इन कंप्रेशन, तो आपको क्या मिल गई? एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगी. यू विल गेट द एरिया इन कंक्रीट. तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन इनटू ग्रॉस एरिया प्लस area of stress in steel multiplied by stress in steel in compression minus stress in concrete. Stress in steel in compression minus stress in concrete. Obviously stress in concrete कैसी है? compression है. क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि अगर स्ट्रेन की वैल्यू हमारी 0.002 है, अगर स्ट्रेन की वैल्यू हमारी 0.002 है तो स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना निकल के आएगा? 0.45 FCK निकल के आएगा, विच इज ऑब्वियस. तो द स्ट्रेन ऑफ 0.002 जो हम लेके चलते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम की. तो कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम है यानी तरफ एक्सियल लोडिंग है. एक्सियल लोडिंग में स्ट्रेन हमारा कितना है? 0.002. स्ट्रेस इन कंक्रीट कितनी है? 0.45 FCK है. अब हम बात करें स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन. स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन Fe250 के लिए इतनी स्ट्रेन पे वैल्यू कितनी होगी स्ट्रेस की?
फॉर Fe250 एट द स्ट्रेन ऑफ 0.002, लिमिटिंग स्ट्रेन से ज़्यादा है, 0.0011 से ज़्यादा है, तो इट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.87 Fy। Fe415 के लिए आपको वैल्यू डायरेक्टली बता दी, Fe415 के लिए आपको ये वैल्यू डायरेक्टली बता दी, कहाँ से, कर्व से उठा के। तो Fe415 के लिए स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन कितना होगा, ये डायरेक्टली मैंने आपको कोड से उठा के बताया है, इट इज बीन डायरेक्टली रेफर्ड फ्रॉम द कोड। क्लियर है? तो कितनी वैल्यू आती है, 0.79। उसी तरीके से लिए अगर Fe500 की बात करोगे, उसी तरीके से अगर आप Fe500 की बात करोगे तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं उसके अंदर भी। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन फॉर विच कॉलम, जिसमें आपने स्टील यूज कर रखा है Fe500 का। तो अगर Fe500 आ जाती है तो FSC कितनी हो जाती है, अगर Fe500 आ जाती है तो उस समय FSC कितनी मिल जाती है हमें, 0.75 Fy मिल जाती है। तो 0.75 Fy किसके लिए, Fe500 के लिए। तो फॉर Fe500 तो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी हुई, स्ट्रेस की वैल्यू डाली 0.45 SC के इंटू ग्रॉस एरिया प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस की वैल्यू डाली स्टील के अंदर 0.75 Fy। क्यों ली 0.75 Fy, भैया जनरल डिजाइनिंग करनी है, तो कोड क्या बोलता है, आप लीस्ट वैल्यू कंसीडर करो स्ट्रेस की। टू बी ऑन सेफर साइड कोड हमारा क्या बोलता है, आप लीस्ट वैल्यू कंसीडर करो स्ट्रेस की, तो लीस्ट वैल्यू कंसीडर कर ली हमने स्ट्रेस की 0.75 Fy माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट 0.45 FC के इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। अगर यही हम स्पाइरल रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, डिस्कस किया था कल हमने कि जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% क्या मिलेगी आपको, जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% ज़्यादा मिलेगी, इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी 5% मोर। तो 1.05 टाइम्स ऑफ जो भी लोड कैरिंग कैपेसिटी निकल के आई है पीछे हमारे कॉलम की विद नॉर्मल टाइस। क्लियर है? चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। लो आगे बढ़ते हैं। पीछे हमारा था डिजाइन ऑफ कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, पीछे हमारा था डिजाइन ऑफ एसेंट्रिकली और कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम। इस बार हमारा क्या है, डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम। पिछले केस में हमारा जो लोड लगा हुआ था वो कॉलम की सीजी पे लगा हुआ था, इस बार जो लोड लगा हुआ है वो हमारी परमिसिबल एसेंट्रिसिटी के अंदर लगा हुआ है, और परमिसिबल एसेंट्रिसिटी कितनी है, 5% ऑफ द लेटरल डायमेंशन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम इज ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम बाय अप्रोक्सीमेटली 10%। तो जो पीछे आपने लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली है उसको 10% घटा दो, क्यों, फॉर द एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड। हमें मान के चलते हैं कि प्रैक्टिकली कभी भी कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली तभी भी आप कॉलम की सीजी पे लोड नहीं लगा पाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को 10% रिड्यूस कर देते हैं। तो 10% घटा दिया, 0.45 FC की जगह क्या कर दिया, 0.4 FC के ले लिया, 0.75 की जगह क्या ले लिया, 0.67 ले लिया। तो ये हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गई एक्सियली लोडेड कॉलम की। अगर यहीं पर ही हमारा स्पाइरल रीइंफोर्स्ड कॉलम है, यहीं पे हमारा स्पाइरल रीइंफोर्स्ड कॉलम है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है इसकी, 5% ज़्यादा है, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को 5% बढ़ा देंगे, फिर इंक्रीज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एक्सियली लोडेड कॉलम बाय 5%। तो सेम वही पीछे वाला एक्सप्रेशन है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन विद नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर।
चले, शैल वी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल आ गया। The ultimate load carrying capacity of a short column of 300 mm diameter with 1% helical reinforcement भी है of Fe 415 grade and concrete of M20 is nearly equal to। अच्छा, so ultimate load carrying capacity निकालनी है short column की। 300 mm डायमीटर है इसका और 1% की हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी दे रखी है आपको। ऑप्शन पास पास है, नेग्लेक्ट कुछ नहीं कर सकते। Fe 415 ग्रेड है। ठीक है भैया, कैलकुलेट कर लेंगे, निकालो। So ultimate load carrying capacity is the load to be carried by the column plus load carried by the steel. Load carried by the column. Load carried by the column. Stress in column, area of the concrete. Then stress in steel in compression, area of the steel in compression. So area of the steel in compression. ठीक है। हेलिकली रीइंफोर्स्ड है तो 5% ज़्यादा हो जाएगा, 5% ज़्यादा कर दिया। सो 1.05 स्ट्रेस। एक्सियली लोडेड कॉलम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक होता तो बताता, तो हम बोलेंगे 0.4 FCK। 0.4 FCK। एरिया कितना है? 1% हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, 99% है, तो 0.99 टाइम्स ऑफ पाई डी स्क्वायर बाय 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? For this we take the value to be how much? 0.67, ये रहा 0.67। So 0.67 into Fi, Fi हमारी 415 into area of steel, area of steel है हमारा 0.01 पाई डी स्क्वायर बाय 4। अभी इतनी बड़ी कैलकुलेशन काहे दे रखी है इससे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। चलो जो भी है करते। 1.05, 3.14, देन वैल्यू आएगी न्यूटन के अंदर 300 इंटू 300 डिवाइड बाय 4 और इसको कन्वर्ट कर दो न्यूटन के अंदर, तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में 70.65। अंदर गया ब्रैकेट में 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99, यही है, तो वैल्यू आई 7.92 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 0.01, वैल्यू आई 2.78। अब ये कैलकुलेट करना है हमें। सो 2.78 प्लस 7.92 then into 1.05 into 70.65, तो ये वैल्यू आती है हमारी 793.78 किलो न्यूटन। दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे कॉलम की अप्रोक्सीमेटली कितना है? 794 किलो न्यूटन। So approximately it comes out to be 794 kilonewton. नोट कर लो फटाफट, चले आगे।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. A short column of 20 centimeter by 20 centimeter in section is reinforced with 4 bars whose area of cross section is 20 square centimeter. If the permissible compressive stress in concrete and steel is 40 and 300, the safe load on the column should not exceed. शॉर्ट कॉलम है, स्क्वायर है, 4 बार से दे रखा है, रीइंफोर्समेंट एरिया दे रखी है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील भी दे रखा है इसने आपको. सेफ लोड ऑन द कॉलम शुड नॉट एक्सीड. सेफ लोड ऑन द कॉलम निकालना है. तो इस बार तो नहीं है स्पाइरल टाइज, डायरेक्टली निकाल लेंगे. तो स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द कंक्रीट. एरिया ऑफ द कंक्रीट 20 स्क्वायर माइनस 20. So 20 square minus 20. Then stress in steel 20 square. ये सॉल्व करना है मेरे ख्याल से. अब 400, ये आ जाएगा 380 प्लस ये आ जाएगा 6000. कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है. 380 इंटू 40, 15,200. 4 बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज विथ 4 बार्स हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये एक बार का एरिया दे रखा है आपको 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो अगर एक बार का एरिया दे रखा 20 स्क्वायर सेंटीमीटर तो 4 बार का एरिया निकालना पड़ेगा 80. तो यहाँ पे 80 आ जाएगा. कैसे पता चला? कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा था. तो यही एक चेंज हो सकता है. दिस इज द ओनली चेंज विच में बी ऑब्जर्व्ड. तो ये हो जाएगा 40 इंटू 320. ये तो हुआ 12,800. ये कितना हो गया हमारा? 300 इंटू 80, ये हुआ हमारा 24,000. So प्लस 24,000 प्लस 12,800. ये वैल्यू आ रही है 36,800 kg. whose area of cross section is 20 square centimeter. तो यही आंसर आ रहा है. दिस इज द आंसर विच इज कमिंग. अगर ये एरिया एक बार का दे रखा है तो क्योंकि अगर मैं बार का डायमीटर 10 सेंटीमीटर भी लेता हूँ, मैं सॉरी 10 mm भी लेता हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर भी लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर लेता हूँ तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 यानी 3.14 डिवाइड बाय 4. तो कम निकल के आ रही है इससे वैल्यू. यानी 4 बार मतलब 20 mm के भी दे दिए, यानी 20 सेंटीमीटर का दे दिया, तब भी 3.14 निकल के आता है एरिया. अगर आप 20 mm का बार भी देते हो, इतना चल जाता है बार, तब भी यानी 2 सेंटीमीटर हो गया. तो पाई 2 स्क्वायर बाय 4 यानी 3.14 के आसपास आ रही है वैल्यू. 4 बार लगाए तो 12. नहीं, इससे भी बड़ा डायमीटर दे रखा है आपने 25 mm का. तो अगर 25 mm का भी दे दिया, उसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहुंचेगा ही नहीं एरिया. और अगर एक बार का एरिया दे रखा है तो आपको नहीं, ये एक बार का एरिया नहीं है, 4 बारों का एरिया दे रखा है. क्योंकि अगर एक बार का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डायमीटर बहुत बड़ी निकल के आ जाएगी. ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो डी की वैल्यू आ जाएगी 80 बाय पाई का स्क्वायर रूट. ये वैल्यू बहुत बड़ी है. चेक करके देखें कितने सेंटीमीटर आ रही है ये. सो 80 डिवाइड बाय 3.14, 25, 5 सेंटीमीटर, 50 mm नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर नहीं, ये 50 mm का नहीं जाता. इसका मतलब पहले सही किया था हमने, पहले सही किया था. पहले ये 20 ही था, ये 20 ही था. सबका मिला के एरिया आपको 20 दे रखा है, सबका मिला के आपको एरिया 20 दे रखा है. तो ये हमारा 380 है. इसको हटा देते हैं.
तो आंसर नन ऑफ दीज ही रहेगा अभी भी। तो ये हुआ हमारा 380 और ये हुआ हमारा 6000। सो 40 इंटू 380 हाउ मच? 15,200 और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 6,000। तो 6,000 प्लस 15,200 कितना हुआ? 21,200 के जी। So none of these, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। So none of the option is getting matched. चलो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम और एक्सियली लोडेड कॉलम की कहानी। सो कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम, ये दो केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। These two cases we have completed. Now we'll be going for short column which is subjected to axial load with uniaxial moment. तो हम बात करेंगे शॉर्ट कॉलम की which is subjected to axial load with uniaxial moment. तो axial loading है और साथ में uniaxial moment है। तो एक्सियल लोडिंग है, यूनी एक्सियल मोमेंट है, इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि लोड आपने एक पर्टिकुलर एसेंट्रिसिटी पे लगा रखा है। तो पहला पॉइंट, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है सेक्शन की, इट मींस मैक्सिमम अप्लाइड लोड मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लोड कैरिंग कैपेसिटी सेक्शन का मतलब क्या हुआ? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन मींस कि जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो वो उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए। तो पहला पॉइंट तो ये लिख के दिया, चलो ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख के दिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर अब आपको अल्टीमेट लोड निकालना है और एसेंट्रिसिटी निकालनी है, अगर अब आपको अल्टीमेट लोड निकालना है और एसेंट्रिसिटी निकालनी है, देन व्हाट इज टू बी डन? देन आपको फेलियर क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा IS 456 का। क्या है फेलियर क्राइटेरिया IS 456 का? IS 456 ये बोलता है कि if the column is subjected to axial load with moment, then strain is limited to 0.0035 minus 0.75 times the strain in the least compressed fiber. चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। तो आपको दिखा रखा है स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, तो ये हमारे स्ट्रेन की वैल्यू है लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर के अंदर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, ये है E, स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। तो ये जानकारी आपको दे रखी है लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर की। चलो लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में आपको स्ट्रेन की वैल्यू निकाल के दे दी इसने। ये हमारा पिवट पॉइंट है जिसके लॉन्ग स्ट्रेन डायग्राम रोटेट कर रही है, ये है वैल्यू हमारी 0.002, दिस वैल्यू इज 0.002। तो अगर ये E है तो इसका मतलब हमारे स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है? इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ डायग्राम को आपको। ये डायग्राम मैंने कंप्लीट किया, स्ट्रेन डायग्राम। सो स्ट्रेन डायग्राम इज कंप्लीटेड, दिस वैल्यू इज 0.0035 एंड दिस वैल्यू इज, तो ये वैल्यू है हमारी 0.0035 और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है हमारी 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स दी स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। तो अगर हम इसको बेस बनाएं और कैलकुलेशन करें, इफ आई मेक दिस अ बेस एंड डू द कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन निकल के आ रही है? पहली चीज, पिवट पॉइंट की दूरी मान लो दोनों एजेस से x और y है, तो x प्लस y किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सिमिलर ट्रायंगल लगाया, 0.002 डिवाइड बाय व्हाट? 0.002, ये हमारी स्ट्रेन है, 0.002, 0.002 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? 0.0035 माइनस 0.002 डिवाइड बाय y। तो x और y में रिलेशनशिप आ गई हमारी, तो x और y में रिलेशनशिप आ गई, तो x और y में रिलेशनशिप निकल के आई। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमारा ये निकला, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, मेरी स्ट्रेन प्रोफाइल क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो जब मैं E की वैल्यू बदल दूंगा, मेरी ये स्ट्रेन प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। अब स्ट्रेन प्रोफाइल चेंज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे हमारे लोड और मोमेंट के जिसमें कॉलम फेल कर सकता है। इस बात को समझने के लिए चेक करो यहाँ पे। तो अगर मेरे स्ट्रेन की वैल्यू लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में चेंज हुई
तो स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी बदल जाएगा, या जो स्ट्रेन है वो भी बदल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में हमारे स्ट्रेन की वैल्यू बदली, ई की वैल्यू चेंज हुई, तो हमारे जो रीइंफोर्समेंट बार्स हैं इसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो भी बदल जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू बदली यानी अल्टीमेट लोड बदला, आपका लोड बदला मतलब क्या हुआ, मूवमेंट बदला। इसका मतलब ये है कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे लोड और मोमेंट के, जिससे हमारा ये कॉलम फेल कर सकता है। तो अगर मैंने स्ट्रेन की वैल्यू बदली लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में, अलग अलग लोड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, अलग अलग मूवमेंट के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिसमें मेरा कॉलम फेल कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इसके। अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, सबको बैठ के तो एनालाइज करेंगे नहीं, तो फिर कोड ने आसान कर दिया। कोड ने फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू, अब आप बोलोगे भैया ये एक्स यू कहाँ से आ गया, ये हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ही किसे गवर्न कर रही है, स्ट्रेन को गवर्न कर रही है लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर के अंदर। सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स यू, अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स यू के लिए कोड ने पहले ही क्या निकाल के दे दिया आपको, मोमेंट और लोड निकाल के दे दिया। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व, जिसको हम इंटरेक्शन चार्ट बोल देते हैं, जिस टेक्निकली टर्म एज इंटरेक्शन चार्ट। इसका मतलब आपका काम क्या है, बस इंटरेक्शन चार्ट को रीड करना। आपका काम क्या है, इंटरेक्शन चार्ट को रीड करना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज होगी, हमारा स्ट्रेन बदल जाएगा, हमारा स्ट्रेन बदल जाएगा, तो स्ट्रेन की वैल्यू बदल जाएगी स्टील के अंदर दोनों सेक्शन पे। स्ट्रेन की वैल्यू बदल जाएगी तो स्ट्रेस की वैल्यू बदल जाएगी, तो स्ट्रेस की वैल्यू बदल जाएगी, स्ट्रेस की वैल्यू बदलेगी तो लोड और मोमेंट की वैल्यू बदल जाएगी, तो लोड और मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका मतलब कोड ने क्या किया, कोड ने फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू आपको ये लोड कॉम्बिनेशन और मोमेंट के कॉम्बिनेशन पहले ही निकाल के दे दिए, और इसको एक्सप्रेस कर दिया किसके फॉर्म में, इसको एक्सप्रेस कर दिया इंटरेक्शन चार्ट के फॉर्म में। तो एक्सियली लोडेड कॉलम को तो डिजाइन करना बड़ा ही आसान होता है, बस करना क्या होता है, एक्सियली लोडेड कॉलम को तो, एक्सक्यूज मी, हाँ, एक्सियली लोडेड कॉलम को तो डिजाइन करना बड़ा ही आसान होता है, बस करना क्या है आपको, इंटरेक्शन चार्ट रीड करनी है। यू टू सिंपली रीड द इंटरेक्शन चार्ट। तो इंटरेक्शन चार्ट पढ़ लेंगे, हमारा कॉलम डिजाइन हो जाएगा। विल रीड द इंटरेक्शन चार्ट। तो ये वही प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है। सो इन द अबव सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बताई मैंने, पी यू और एम यू को आप एक्स यू के टर्म में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन और स्ट्रेन के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो कर्व ने, तो कोड ने क्या किया, इसको ओवरकम करने के लिए हमें इंटरेक्शन चार्ट दे दिया, किसके बीच में, लोड और मोमेंट के बीच में, फॉर वेरिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आपके जो भी लोड और मोमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, चार्ट पढ़ लोगे, परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगी, डिजाइनिंग खत्म, और डिजाइनिंग इज फिनिश्ड। नेक्स्ट एक जानकारी दे दी आपको, क्या जानकारी दे दी, कि ये इंटरेक्शन चार्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो इंटरेक्शन चार्ट बनाने के लिए आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए, ग्रेड ऑफ स्टील चाहिए, सेक्शन साइज चाहिए, शेप ऑफ सेक्शन चाहिए, डी डैश बाय डी चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट चाहिए, एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट चाहिए। डी डैश क्या है, हमारी कवर है। तो द पॉइंट इज, अभी जो मैंने इंटरेक्शन चार्ट बनाया, देखो उसमें 4 कर्व बनी हुई है। कितनी और बना लूंगा, 5-6 और बना लूंगा, बस यही होगा, पूरा पेज भर जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर इंटरेक्शन चार्ट पी यू और एम यू के बीच में बनाया जाता है, अगर इंटरेक्शन चार्ट पी यू और एम यू के बीच में बनाया जाता है, ये बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज को कवर करता है। तो इसको हमने क्या किया, जनरलाइज किया। इसको हमने जनरलाइज किया कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनलेस इंटरेक्शन चार्ट। और डायमेंशनलेस इंटरेक्शन चार्ट किसके बीच में होता है, पी यू अपॉन एफ सी के बी डी, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर। और ये देता क्या है आपको, परसेंटेज बाय एफ सी के। इसका मतलब ये जो चार्ट है इंडिपेंडेंट हो गया किसके, एफ सी के, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, बी और डी के यानी साइज के। तो चेक करो, सारी चीजें वही हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और साइज ऑफ सेक्शन एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा डायमेंशनलेस इंटरेक्शन चार्ट है। आपको पी यू गिवन होगा, एम यू गिवन होगा, आप पी यू बाय एफ सी के बी डी निकालोगे, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर निकालोगे, पॉइंट मिलेगा। लेट सपोज हमारा पॉइंट ये है, इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या रीड कर लोगे, पी टी बाई एफ सी के रीड कर लोगे, पी टी बाई एफ सी के रीड कर लिया, यानी परसेंटेज ऑफ सील आ गया, परसेंटेज ऑफ सील आ गया मतलब एरिया ऑफ सील आ गया। इंटरेक्शन चार्ट किस किस के लिए दिए होते हैं, देखो पूरे इंटरेक्शन चार्ट की कहानी है। इंटरेक्शन चार्ट गिवन है SP16 के अंदर, रेक्टेंगुलर के लिए गिवन है, सर्कुलर के लिए गिवन है, 2 फेज पे रीइंफोर्समेंट दी, 4 फेज पे रीइंफोर्समेंट दी। माइल्ड स्टील है, Fe415 है, Fe500 है,
डी डैश बाई डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.05 है, 0.1 है, 0.15 है, 0.2 है, ये हमारे डी डैश बाई डी की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी डैश बाई डी। अब इंटरेक्शन चार्ट को समझने वाली बात है, तो इंटरेक्शन चार्ट को समझने वाली बात है भैया, आप इंटरेक्शन चार्ट यूज कैसे करते हैं वो तो बता दिया। अब इस इंटरेक्शन चार्ट के बारे में पूरी थ्योरी बता देता हूँ मैं आपको, जो अगले 2 पॉइंट पे लिखी हुई है, विच इज रिटन ऑन नेक्स्ट 2 पेजेस। तो ये पेजेस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंटरेक्शन चार्ट पे पूरी कहानी कर लेते हैं। चेक करो, इंटरेक्शन चार्ट पे जब मेरा पॉइंट नंबर 1 वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब मोमेंट 0 पर लोड हमारा फाइनाइट। मोमेंट 0, लोड फाइनाइट, इसका मतलब एसेंट्रिसिटी 0। लोड एक्ट कर रहा है, एसेंट्रिसिटी 0 मतलब कॉन्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम, यानी स्ट्रेन कैसी बनेगी, कांस्टेंट 0.002। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 2 पे आए, आगे बढ़े और पॉइंट नंबर 2 पे निकल के आ गए। पॉइंट नंबर 2 पे निकल के आ गए, ई की वैल्यू ई मिनिमम, यानी एक्चुअली लोडेड कॉलम, यानी एक्चुअली लोडेड कॉलम। तो ई की वैल्यू ई मिनिमम आई। एक्चुअली लोडेड कॉलम में भी स्ट्रेन इन लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर कितनी है हमारी, ई है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी होगी, 0.0035 माइनस 0.45 नहीं है, 0.75 है, तो 0.75 E2। चलो ये बात भी समझ में आती है। आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है किसके बाहर है, आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बाहर लाई करेगी किसके, ये मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, देखो बाहर आ गई, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसके बाहर आ गई, सेक्शन के बाहर आ गई। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो आपकी एसेंट्रिसिटी और बढ़ी, एसेंट्रिसिटी और बढ़ी तो आपका स्ट्रेन की वैल्यू और ही हो जाएगी कम, तो ये हमारी वैल्यू है E3। अभी भी एक्स डी से ज़्यादा ही है। लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में E3 स्ट्रेन है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कितनी हुई, 0.0035 माइनस 0.75 E3। और आगे बढ़े, आपकी एसेंट्रिसिटी और बढ़ी, एसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो गई, ईडी के बराबर। ये कैसा केस है, ये वो केस है जब हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किसके बराबर हो जाती है, डी के बराबर हो जाती है। इसका मतलब लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर में स्ट्रेन 0, तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है वो कितनी हो जाएगी, 0.0035 हो जाएगी। तो जब एक्स यू डी के बराबर हो जाते हैं हम बोल देते हैं ई ई डी के बराबर है। और आगे बढ़े, ई की वैल्यू ई डी से बढ़ी, ई की वैल्यू ई डी से बढ़ी, अब आपके कंक्रीट के अंदर टेंशन भी डेवलप हो जाएगी। ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम है 5वें पॉइंट पे। कंप्रेशन को पॉजिटिव लेते हैं, टेंशन नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अभी जो हमारे स्ट्रेन की वैल्यू होगी स्टील के अंदर, इट विल बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई ई एस, एफ वाई बाई ई एस, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्लियर है, तो ये बात भी समझ में आती है। पर कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन कितना है, 0.0035, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी मोर देन दिस। और आगे बढ़े, अगर स्टील में स्ट्रेन लिमिटिंग वैल्यू से कम है, इसका मतलब कैसा फेलियर होगा, अगर स्टील में स्ट्रेन का हमारी वैल्यू कम है 0.002 प्लस 0.87 एफ आई बाई एस से, इसका मतलब कैसा फेलियर होगा, कंक्रीट में स्ट्रेन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है, पर स्टील में स्ट्रेन अभी भी क्या है, स्टील में स्ट्रेन अभी भी कम है। अगर स्टील में स्ट्रेन अभी भी कम है, विच टाइप ऑफ फेलियर विल बी ऑब्जर्व्ड, तो अगर ई की वैल्यू ईडी से ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ ई इज मोर देन ईडी, ईडी से ज्यादा कर दी वैल्यू हमने, तो उस केस में कैसा फेलियर होगा, विच टाइप ऑफ फेलियर विल बी ऑब्जर्व्ड, बता सकते हो, बीम वाली कहानी तो है, एग्जैक्टली सेम मेथड ऑफ बीम, जैसा बीम में बताया था वैसा तो वैसे ही स्टोरी है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। नहीं, गायब, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ये तो आप खुद बता दोगे, दिस यू कैन टेल ऑन योर ओन। ये कंप्रेशन फेलियर होगा, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन है, सेक्शन जो है तो फेलियर कैसी हो जाएगी, ओवर इनफोर्स सेक्शन है, फेलियर कैसी हो जाएगी, कंप्रेशन फेलियर हो जाएगी। ओवर इनफोर्स सेक्शन है, कैसे पता करा, या स्ट्रेन की वैल्यू स्टील में लेस देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेन है। और आगे बढ़े, ई की वैल्यू ईबी के बराबर आई है,
ई की वैल्यू ईबी के बराबर आई, बैलेंस सेक्शन यानी x2 की वैल्यू x2 लिमिटिंग हुई, स्ट्रेन इन स्टील अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा, स्ट्रेन इन कंक्रीट भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचा। इससे ज़्यादा अगर हम स्ट्रेन को, इससे ज़्यादा अगर हम वैल्यू बढ़ाते हैं एसेंट्रिसिटी की, इससे ज़्यादा अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ एसेंट्रिसिटी की, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, E इज लेस देन EB इस रीजन में, और इस रीजन में E इज मोर देन EB। अगर E की वैल्यू EB से ज़्यादा लेके चला जाऊंगा, व्हाट विल हैपन, अगर E की वैल्यू EB से ज़्यादा लेके चला जाऊंगा, अब जो स्टील में स्ट्रेन है वो 0.002 प्लस 0.87 FI/ES से ज़्यादा निकल के आ जाएगा। तो स्टील अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचे, पहले पहुंचा स्ट्रेन के अंदर, इसका मतलब कैसी फेलियर हो जाएगी, टेंशन फेलियर हो जाएगी। स्टील फेलियर को इनिशिएट करेगा, स्टील फेलियर को इनिशिएट करेगा, बाकी फेलियर होता किसकी वजह से, कंक्रीट की क्रशिंग की वजह से ही होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्रशिंग ऑफ द कंक्रीट। और आगे बढ़े, सातवां पॉइंट कंसीडर किया, लोड की वैल्यू 0 पर मूवमेंट लग रहा है, इसका मतलब कैसा केस बना हमारा, प्योर बेंडिंग का केस बन गया। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी कितनी हो गई हमारी, इन्फिनिटी हो गई, यानी जैसे जैसे मैं 0.1 से 0.7 की तरफ आया, वैसे वैसे मेरी एसेंट्रिसिटी 0 से बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गई, एसेंट्रिसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुंच गई, इट इंक्रीजेस एंड रीचेस अप टू द इन्फिनिटी। ये एक्सप्लेनेशन है हमारे इंटरेक्शन चार्ट का, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरेक्शन चार्ट, ये हमारी एक्सप्लेनेशन निकल के आती है। तो डिजाइनिंग तो आपको बता दी थी कि कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड विद यूनी एक्सियल मोमेंट। अब हम बात करेंगे कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड विद बाई एक्सियल मोमेंट, उसकी डिजाइनिंग और ही आसान है, क्यों, वहां पर भी आपको चार्ट गिवन होता है, देयर आल्सो द इंटरेक्शन चार्ट इज गिवन। साथ में हम क्या करेंगे, लॉन्ग कॉलम की डिजाइनिंग कर लेंगे, तो कॉलम आपका खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका कॉलम खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा, आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद फुटिंग। तो फाउंडेशन होगी, तो फुटिंग की डिजाइनिंग करेंगे उसके अंदर हम। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।